निकाला मुझे तो हम आपकी भी सेंट बजा देंगे. पाकिस्तान को इंशाल्लाह कुछ नहीं हो सकता. जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद. जी अस्सलाम वालेकुम. प्रोग्राम में आज बात करेंगे कि मुल्क की सियासत में ढोल की गूंज एकदम से बढ़ गई है. ढोल ताशा और इसके दरमियान चलता हुआ एक सियासी तमाशा. अब ये ढोल किस किस के पोल खोलेगा और अपोजिशन की जो तहरीक है पीडीएम की हुकूमत गिराओ, क्या ये अपोजिशन के लिए दूर के ढोल सुहाने की तरह तो साबित नहीं होगा? और जो हुकूमत मुसलसल अपने बयानिए को बार बार रिपीट कर रही है कि अपोजिशन से कोई खतरा नहीं, अपोजिशन एनआरओ मांगना चाहती है, अपोजिशन ब्लैकमेल करना चाहती है, पीडीएम की तहरीक नाकाम है, क्या हुकूमत का ये मौक़िफ़, हुकूमत का ये बयानिया बेसुरा ढोल तो नहीं है? अपोजिशन की बात हो गई, गवर्नमेंट की बात हो गई, अवाम की बात की जाए तो उनके गले में महंगाई का ढोल पड़ गया है. आज बिजली की कीमत 83 पैसे मजीद इसमें इजाफा कर दिया गया, जिसपे अपोजिशन ने एक बार फिर ढोल बजा बजा के खूब शोर पीटा. लेकिन हुकूमत ने कहा कि जी ये तो पुराना इजाफा है जो कि हर माह फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में किया जाता है. लेकिन बहरहाल हकीकत तो है कि वर्ल्ड बैंक की भी आज रिपोर्ट आई है कि अगले एक साल तक, खास तौर पे जो रवां माली साल है उसमें जो मुल्क में तरक्की की शरह है वो 0.कुछ% रहेगी. यानी कि जो गवर्नमेंट का बयानिया था, जो गवर्नमेंट की फिगर थी कि 2.1 शराय तरक्की रहेगी, वर्ल्ड बैंक ने उसकी नफी कर दी, उसको निगेट कर दिया. और ये भी आगे खतरे का ढोल बजा दिया वर्ल्ड बैंक ने कि जी अगले 2 साल तक पाकिस्तान में गुर्बत मजीद बढ़ जाएगी. तो इस वक्त पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला क्या है? अवाम के लिए महंगाई या फिर जो बगावत और गद्दारी के तमगे ढोल बजा बजा के पीटे जा रहे हैं एक दूसरे के खिलाफ, वो इस वक्त अवाम के लिए बड़ा मसला है. इन्हीं मामलात पे आज प्रोग्राम में बात करेंगे. प्रोग्राम के फ्लोर को ओपन करते हैं डिबेट के लिए. पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मुझे ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर मरकजी सरकर्दा रहनुमा हैं, बड़ी ज़बरदस्त शख्सियत हैं, विफाकी वजीर हैं अली मोहम्मद खान साहब. मुझे ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से अपोजिशन की बड़ी जमात है सेनेटर मौला बख्श चांडियो साहब. मेरे साथ हैं सीनियर दिफाई तज्जियाकार, बड़ा ज़बरदस्त अपना बयानिया और अपना एनालिसिस रखते हैं जनरल एजाज आवान साहब, और नन अदर देन सुहेल बड़ाई साहब, सीनियर सहाफ़ी हैं, तज्जियाकार हैं, दानिश्वर हैं, लिखारी हैं, किताबों के मुसन्निफ हैं, मुझे ज्वाइन कर रहे हैं. तो बड़ा ज़बरदस्त पैनल है, आज डिस्कशन करने का बड़ा मज़ा आएगा, बड़ी इंटरेस्टिंग डिस्कशन रहेगी. सुहेल बड़ाई साहब, पहले सवाल का आगाज़ मैं आपसे ही करती हूँ. अली मोहम्मद खान साहब, आप चूँकि गवर्नमेंट से हैं तो आपके पास मैं तसल्ली से ज़रा आऊँगी, पूरी सिचुएशन ज़रा हम इस वक्त उसका एनालिसिस ले लें. सुहेल बड़ाई साहब, नैब की तरफ से कल बयान आया जिसकी आज तो तरदीद हो गई, बल्कि कल नैब प्रोसिक्यूटर ने सहाफियों से कहा था इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कि जी नवाज शरीफ के घर के अतराफ ढोल बजा के इश्तिहारी की मनादी करवाई जाएगी. अब ये ढोल अगर बजाया जाता तो ये मुल्क की सियासत में किस किस के पोल खोल देता ये ढोल? सुहेल बड़ाई साहब. देखिए, मैं तो एक शहरी की हैसियत से और एक सहाफी की हैसियत से बड़ा परेशान हूँ कि मामलात रोज बरोज तसादम की तरफ बढ़ रहे हैं. अच्छा. और क्योंकि अपोजिशन चंद दिन रह गए हैं, अपोजिशन ने जलसा करना है और जलसे के लिए जाहिर है वो लाहौर से बहुत सारे लीडरशिप जाएगी, लाहौर से गुजरांवाला जाते हुए जाहिर है जलसा जुलूस होगा. और दूसरी तरफ हुकूमत जो है अभी शायद उसने ये फैसला नहीं किया कि उसने इन जलसों को रोकना है या इन जलसों को होने देना है. और अगर दूसरी तरफ गुजरांवाला में भी ये ऐलान हो चुका है कि पीटीआई की तरफ से भी एक जलसा होगा, तो अब बज़ाहिर तो इस पे सबके कान खड़े होने चाहिए और
फौरी तौर पर इस तसादम को जो सामने नजर आ रहा है कि हुकूमत और अपोजिशन में एक तसादम होने जा रहा है, इसको कोई रोकने की तदबीर की जाए, कैसे ये रुकेगा। और अपोजिशन जो है उसके बारे में ये लग रहा है कि उनके खिलाफ केसेस होंगे या गिरफ्तारियां होंगी, और फिर जाहिर है जब ये होगा तो उसके क्या नताइज निकलेंगे, इसके बारे में भी क्या हुकूमत ने सोचा है या नहीं सोचा है। और अगर फर्ज करें फ्रीडम देते हैं तो क्या इतना हुकूमत में हौसला होगा कि वो ये जलसे और जुलूस बर्दाश्त कर ले और इसी तरह नॉर्मल अंदाज में हुकूमत भी चलती रहे। तो मेरे सामने तो अगले चंद दिनों में ये बड़ा सवाल है कि क्या तसादम होगा, क्या हुकूमत गिरफ्तारियां करेगी, या क्या हुकूमत जो है वो खामोशी से ये वक्त गुजरने देगी। तो ये तीन जो ऑप्शन हैं, इनमें से कोई ना कोई एक ऑप्शन हुकूमत को जाहिर है अपनानी पड़ेगी। ये आपने जो खदशात का इजहार किया है, इन सवालात का जवाब लेंगे अली मोहम्मद खान साहब से, लेकिन गवर्नमेंट वैसे कह चुकी है कि जी पुरअमन अगर रैली रहेगी अपोजिशन की तो उसको होने दिया जाएगा, उसमें रुकावट नहीं डाली जाएगी। बट स्टिल आपके जो खदशात हैं वो बिल्कुल जायज़ है। इसके अली मोहम्मद खान साहब से जवाब लेंगे, लेकिन जनरल एजाज अवान साहब जरा आपसे मैं सवाल करूं, नवाज शरीफ साहब ने आज फिर एक खिताब किया है। रायवेंड, जाती उमरा, नून लीग के जितने ठिकाने हैं लाहौर में 188 वो सब एकदम से सियासी सरगर्मियों का मरकज बन गए हैं। और नवाज शरीफ ने जो आज अपना पार्टी खिताब किया है उसमें उन्होंने एक बार फिर रियासती इदारों के, खासतौर पे फौज के सियासत में किरदार को उन्होंने खूब जो है तनकीद का निशाना बनाया। और उन्होंने कहा है कि जी फौज हमें तब तक अजीज है और तब तक दुनिया की नंबर 1 फौज रहेगी जब तक आइन की पासदारी करती रहेगी। तो क्या लोग ये मतलब नहीं समझेंगे कि शायद नवाज शरीफ या नून लीग समझती है कि फौज इस वक्त आइन की पासदारी नहीं कर रही और आप पूरी फौज का जिक्र कर रहे हैं इसमें? थैंक यू वेरी मच गरीदा। बात यह है कि जो कुछ नवाज शरीफ साहब कह रहे हैं ये कोई पहली दफा नहीं कह रहे, वो अक्सर कहते आए हैं। और अब जब वो बहुत दूर बैठे हैं और एक खास वजह से वो मुल्क से बाहर गए हैं तो वहां बैठकर उन्होंने फिर वही बयानिया इख्तियार किया है। अब मैं इस पर तबसरे के लिए एक, अगर आपका कैमरा देख सके तो मैं, एक बुक है असम जफर साहब की, ये सेनेटर असम जफर की कहानी, उनकी अपनी जबानी, उसमें उन्होंने इस किताब में एक बड़ा खूबसूरत हमारी सियासी माहौल पर तबसरा किया है, हमारी तारीख पर तबसरा किया है। और वो अगर मैं, आप इजाजत दें, सिर्फ 30 सेकंड लगेंगे। वो कहते हैं कि ये हमारी तारीख का ऐसा है कि जब सियासी जमातें इक़्तिदार से बाहर होती हैं तो वो कानून की बालादस्ती, हकूक की अलमबरदारी, जमहूरी इक़्तिदार की हिमायत करती हैं, लेकिन जब ईवान इक़्तिदार में दाखिल होती हैं तो मारूजी हालात, वक्त का तकाजा, कौमी ज़रूरत या मुल्क की सालिमियत जैसे तसव्वुरात और मफरूज़ों का ओढ़ना ओढ़ लेती हैं। और यही वजह है कि सिविल सोसाइटी हज़्ब इख्तलाफ की क़यादत की जमहूरी दावों पर यकीन करना छोड़ दिया है, और जब कभी इनके बयानात जमहूरी और इंसानी रवायात की हिमायत में आते हैं तो वो इन्हें इनकी वक्त की जरूरत और मसलहत समझते हैं। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ऐसा ही हो रहा है कि आज हमारी, मेरे ख्याल में असम जफर साहब की बसीरत, उनकी कानून की आगाही और सियासी एक्सपीरियंस को मैं पूरा वेटेज देता हूं। और उन्होंने ये जो एक कंक्लूजन ड्रॉ किया है हमारी सियासी तारीख का, ये बड़ा रेलेवेंट है आज भी, कि आज वो तमाम सियासी जमातें जो जिनकी पूरी की पूरी लीडरशिप अदालतों के कटहरे में खड़ी है, उनके ऊपर करप्शन के और एसेट्स अब्रॉड के इल्जामात हैं, मनी साइफन ऑफ करने के इल्जामात हैं, और कुछ टीटीज के और कुछ बैंक फ्रॉड के केसेस हैं, तो वो अपने आप को बेबस महसूस कर रहे हैं और अब वो हकूक की अलमबरदारी और इसके दावे कर रहे हैं। और यही कुछ नवाज शरीफ साहब कर रहे हैं। अब उन्हें ये तो लगता है कि वो इन हाउस तब्दीली नहीं ला सकते और किसी तरीके से तब्दीली नहीं आ सकती, तो उन्होंने ऐलान कर दिया है कि हमारा ये जो एहतजाज है ये इमरान खान के खिलाफ तो है ही नहीं, ये तो उनके लाने वालों के खिलाफ है। तो लाने वाले तो 1,72,00,000 वोटर हैं। अगर 1,72,00,000 वोटर के खिलाफ वो एहतजाज कर रहे हैं तो फिर वोटर अपना हक मनवा लेगा, और वोट को इज्जत और कोर्ट को इज्जत ना दो, वोट को इज्जत दो, ये सारा बयानिया भी फिट जाएगा। मेरी सुहेल साहब के साथ इस बात पे इत्तेफाक जरूर है कि खुदा करे कि ये एहतजाज पुरअमन रहे, वरना इसमें हालात खराब हो सकते हैं।
इसके अलावा ये एहतजाज न कुछ कर सकता है, न ये नतीजा खेज होगा और न इसके नतीजे में हुकूमत चली जाएगी। ऐसा होने नहीं जा रहा, क्योंकि इनके मफादात तीनों के बड़े डिफरेंट हैं। एक हुकूमत छोड़ेगा नहीं सूबे की, दूसरे का कुछ बनता नहीं है, और फजलुर रहमान साहब को तो रेंट अ क्राउड की वजह से लाया गया है। ठीक है, पीपल्स पार्टी के किरदार पे आप सवाल उठा रहे हैं, तो सेनेटर मौला भट्ट से आगे चल के सवाल करेंगे कि ये भी एक बड़ा खदशा जाहिर किया जा रहा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग बार बार कह रहे हैं कि जी पीपल्स पार्टी पीडीएम में से निकल जाएगी, पीपल्स पार्टी हमारे साथ है, और कुछ इतलात के मुताबिक वज़ीर आज़म साहब ने हिदायत दी कि जी पीपल्स पार्टी पे अटैक ना किया जाए। तो क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट पीपल्स पार्टी को अपने पोल में रखना चाह रही है? लेकिन अली मोहम्मद खान साहब, आपने बड़े तहम्मुल से तसल्ली से बात सुन ली। जो खदशात का इजहार सुहेल बड़ाई साहब ने किया, जिसको एंडोर्स किया जनरल एजाज आवान साहब ने, तो क्या तसादुम का खतरा तो मौजूद नहीं है? और क्या गवर्नमेंट की तरफ से, पीटीआई की तरफ से अपने वर्कर्स को 16 अक्टूबर को फ्री हैंड तो नहीं दिया जाएगा? गुजरावाला में एक पीटीआई के लोग भी अपनी रैली निकाल रहे हैं उसी दिन, उसी टाइम पे। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया और कि आपने मुझे बुलाया। आज इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के चैलेंज के सिलसिले में जो सिक्योरिटी इंतजामात हैं, अल्लाह ताला के करम से अभी तक हालात बड़े पुरअमन रहे हैं, कंट्रोल में हैं। तो मेरी आपके चैनल की वसात से सबसे रिक्वेस्ट है, सब लोगों से, दोस्तों से, कि हम एहतियात से काम लें और अपनी डिसिप्लिन को कायम रखें। आप हालांकि सवाल से आपका रिलेटेड जवाब नहीं है, लेकिन मौका ऐसा है कि मुझे नहीं बेशक आप यह बहुत अच्छी बात कर रहे हैं, बड़ी पर्टिनेंट बात है। ये जो एक ओकेजन है, इसमें हम अपने इत्तेफाक के देहात का मुजाहरा करें। सुन्नी ने सुन्नी रहना है, शिया ने शिया रहना है, सब आखिर में मुसलमान है। आखिर को हमारा कुफ्र और इस्लाम का जब भी कोई मुकाबला होगा तो फिर हम सब ने मिलकर सब ने वो करना है। और पाकिस्तान में जो चीजें हमारा दुश्मन करता है, उसमें जो फॉल्ट लाइंस पे वो काम करता है, उसमें एक सेक्टेरियन वायलेंस है, एक एथनिक वायलेंस है, जबान रंग और नस्ल वाला या जो मुख्तलिफ मसालिक वाला। तो हमें ये एहतियात करनी चाहिए कि हम हिंदुस्तान को, इसराइल को, हमारे दुश्मनों को मौके ना दें। बिल्कुल ठीक। अब आपके सवाल के जवाब कर पाता हूँ। देखें हमेशा से पाकिस्तान में ये सवाल उठता रहा, हमेशा अपोजिशन की तरफ से, कि किसी भी अपोजिशन ने इलेक्शन के रिजल्ट को कभी नहीं माना। बदकिस्मती से हम पिक एंड चूज करते हैं, हम आईनी रास्ता नहीं अपनाते, हम सियासी रास्ता नहीं अपनाते, हम अपने हालात और वाक़यात के मुताबिक जब हमें सूट करता है हम डेमोक्रेट बन जाते हैं, जब हमें सूट नहीं करता या जब हमें कोई पतली गली से कोई रास्ता निकालना होता है, हम अपने किसी नुमाइंदे को GHQ भेज देते हैं कि जाके कोई देख लो, क्योंकि कोई रास्ता मिल सकता है, कोई NRO मिल सकता है कुछ। ये जो अभी ज़ुबैर उमर साहब गए हैं, आप क्या समझते हैं कि उनको GHQ ने बुलाया था? नहीं, उनको वजाहत करनी पड़ी DG ISPR को कि ज़ुबैर साहब जो हैं वो अपनी रिक्वेस्ट पे आए। तो फिर वो खुद से इतनी बड़ी शख्सियत नहीं है कि जाके अपनी रिक्वेस्ट पे मुलाकात करें। उन्होंने पाकिस्तान और चीन के ताल्लुकात पे या पाकिस्तान और जो मौजूदी हालात हैं इर्द गिर्द के और अमेरिका और पाकिस्तान के ताल्लुकात पे तो बात नहीं करने गए थे। वो तो वहाँ उसी लिए गए थे जिसकी वजाहत उधर से आई कि भैया आप अपने लीगल केसेस जो हैं वो अदालतों में हल करें, पॉलिटिकल मसाइल आप पार्लियामान में हल करें, और फौज को बराए मेहरबानी खुदारा आप सियासत में ना घसीटें। और मैं ये समझता हूँ कि ये मैसेज सिर्फ उनको नहीं है, ये सबको है। मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि हम अपनी अपनी सियासत करें, बराए करें, ये फौज को जरा हम साइड पे ही रहने दें ताकि वो अपना काम दिलजमी से कर सकें। ये ना तहरीक इंसाफ की फौज है और ना नून की है, ना PP की है, ये पाकिस्तान की फौज है। जिसकी भी हुकूमत होगी उसकी आईनी हदूद के अंदर रहते हुए वफादारी उनका काम है। आज हमारी हुकूमत है और जो हमारे साथ एक पेज पे हैं, कल को किसी और की होगी, उनके साथ एक पेज पे होगी। तो मैं ये समझता हूँ कि इन चीज़ों पे जरा एहतियात करें। असल मसला ये पैदा हुआ कि मियाँ साहब ने अपना एक इमेज बनाया कि मैं एक इन तजर्बों तकालीफ से गुजरने के बाद एक बहुत बड़ा डेमोक्रेट बन गया हूँ, मैं पाकिस्तान में सिविल मिलिट्री इम्बैलेंस को मैं बिल्कुल ठीक करूंगा और वो होगा जो आइन कहता है। ठीक। लेकिन बात कहने को ठीक है, लेकिन क्या अमल को जाहिर कर रहा है? अमल तो जाहिर नहीं कर रहा। यानी कि आपका भैया जो 1990s में IGI बनने वाला था, तो आज 2020 में भी तकरीबन 3 हफ्ते पहले तक वही रवैया था जब आपको वहां से हमारे ख्याल के मुताबिक मे बी वी आर रॉन्ग, हमारे हुकूमती हल्कों में ये तासुर पाया जाता है कि जब उनको जो पुराना डील थी, उनको आदत थी मुशर्रफ साहब के ज़माने की
وہ जब उनको नहीं मिली, क्योंकि मैं समझता हूँ कि हालात बदलने के साथ साथ हमारी एस्टैब्लिशमेंट ने भी सोच लिया है कि जाना मुल्क में सियासी तरीके से ही है, कोई वो वाला जमाना चला गया है। तो वहां से जब उनको डील नहीं मिली तो उन्होंने फिर दोबारा से वो नेल्सन मंडेला वाला मास्क पहन के तो APC में चढ़ाई कर दी। मैं समझता हूँ कि सिस्टम को मैं कोई खतरा नहीं देख रहा, लेकिन इनका जो एहतजाज है उसमें सिर्फ एक नुक्ता ऐसा है जो अपोजिशन में वो लोग जो सियासी जदोजहद पे यकीन रखते हैं उनके लिए सवालिया निशान है। वो ये है कि इस वक्त एक तरह से कमान आपका इशारा पीपल्स पार्टी की तरफ तो नहीं है अली मोहम्मद खान साहब? वही मैं आपसे कहता हूँ कि बिल्कुल वो तो एक सियासी जमात है ना, हमेशा सियासी जदोजहद पे यकीन रखते हैं, अवाम की ताकत से आने वाली जमात वो अपने आप को क्लेम। पीपल्स पार्टी की तरफ बड़ा सॉफ्ट रवैया हो गया एकदम से गवर्नमेंट का। मसला पता क्या, मसला ये है कि आप जब एक अपने आप को स्टेक होल्डर कहते हैं, आप अपनी कमान उसको कभी नहीं देते जो नॉन स्टेक होल्डर होता है। फजल रहमान साहब इस वक्त इस सिस्टम के अंदर, वैसे तो वो एक बड़ी जमात के लीडर हैं, लेकिन पार्लियामेंट्री इस सिस्टम में वो इस वक्त बहुत हद तक नॉन स्टेक होल्डर इस तरह से हैं कि वो कहते हैं कि आज लड़का उठाया जाए तो क्योंकि ही इज आउटसाइड द पार्लियामेंट फॉर द फर्स्ट टाइम इन द लास्ट 30 odd years, इज आउटसाइड पावर, वो पावर में रहते हुए सियासत करते हैं हमेशा। तो मैं ये समझता हूँ कि कुछ मसाइल लॉ एंड ऑर्डर की क्रिएट हो सकते हैं, अगर वो क्रिएट हुए तो फिर इजाजत नहीं दी जाएगी, पुरअमन रहेंगे तो इजाजत होगी। आखिरी एक नुकता सिर्फ 10 सेकेंड कि मैं ये समझता हूँ कि जिस दिन ये वहाँ पे जलसा हो रहा है अपोजिशन का, जिस हवाला में अगर कोई दिन दिया है, मैं रिक्वेस्ट करूंगा अपनी मकामी क़ियादत से कि उस दिन वो PTI की रैली वगैरह ना निकालें, क्योंकि कारकुन दोनों जमातों के पाकिस्तानी हैं, हमें तसादुम की सिचुएशन नहीं क्रिएट करनी चाहिए। हम वैसे भी हम हुकूमत हैं, हमने मामलात को पीसफुल रखना होता है, तो इसलिए हम अपनी रैली जो है एक दिन बाद एक दिन पहले भी कर सकते हैं, बाद में हो जाए तो बेहतर है। सबको पता है कि हमारी भी एक अवामी ताकत है और दुनिया में पाकिस्तान में अगर किसी के रिकॉर्ड बड़े हैं वो इमरान खान साहब के, हमारी अवामी ताकत पे किसी को कोई शक नहीं है, तो एहतियात हो जाए तो बेहतर है। अली खान साहब आपने सारी बातें बहुत अच्छी की, आपने सारी बातें बहुत अच्छी की है। मैं थोड़ा सा आगे बढ़ना चाहती हूँ। सेनेटर मौला बख्श चांडियो साहब मेरे साथ मौजूद हैं इस वक्त। अस्सलाम वालेकुम चांडियो साहब। सर थैंक यू वेरी मच, आपने बहुत तफसील से सुना। आपके आने से पहले सुहेल बड़ाई साहब, जनरल एजाज अवान साहब वो अपना अपना नुक्ता नजर दे चुके थे, लेकिन आपने तसल्ली से अली मोहम्मद खान साहब को समझा। जो मेरा सवाल है आपसे वो ये कि एकदम से जब से PDM अनाउंस हुई है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हवाले से जो गवर्नमेंट का PTI का जमाती बयानिया आ रहा है वो बड़ा सॉफ्ट आ रहा है, और वो कोशिश हो रही है कहीं ना कहीं सियासी तौर पर कि आपको PDM से अलग कर दिया जाए। खबरें ऐसी आई कि वज़ीर आज़म साहब ने हिदायत कर दी पार्टी के तमाम रहनुमाओं को, वुज़रा वगैरह को कि जी आप पीपल्स पार्टी को टारगेट ना करें, नून को टारगेट करें। फिर शेख रशीद बार बार कहते हैं कि जी पीपल्स पार्टी PDM से हट जाएगी। फिर पीपल्स पार्टी के PDM से इख्तलाफात की खबरें भी आती हैं, मौला फजल रहमान को सरबराही दिए जाने पे, तंजीमी ढांचे पे, 18 अक्टूबर की तारीख पे, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ फॉल्ट लाइन है पीपल्स पार्टी और PDM के बीच में। मेरे ख्याल में आपकी मेहरबानी, मैं शायद देर से शामिल हुआ हूँ और मैं अलीबत खान की तो बात सुन चुका हूँ, सुहेल बड़ाई साहब की मैंने बात नहीं सुनी, लेकिन मुझे सुहेल बड़ाई साहब की गुफ्तगू पर किसी किस्म का शक व शुबहत है नहीं। वो हमारे निहायत ही जमहूरियत दोस्त, इंसान दोस्त, दानिश्वर हैं, तो सुहेल बड़ाई साहब ने तो ठीक ही कहा होगा। मेरी बदकिस्मती में उनके ख्यालात को नहीं सुन सका। जहाँ तक अली मोहम्मद खान की बात है और आपके सवाल की, तो ये आपका सवाल बचकाना नहीं कहता, मैं कहता हूँ ये जो माहौल बनाया गया है ये बचकाना है। बदकिस्मती के साथ इस ऐसी बदनसीब हुकूमत पाकिस्तान में कोई आई नहीं है। पीपल्स पार्टी कायद बिलावल साहब अपोजिशन के लीडर बारहा ऐलान करते रहे कि हम आपके साथ ताउन करने को तैयार हैं, मुल्क को बहरान से निकालने तैयार हैं, लेकिन इनको पता नहीं किसने ये समझा दिया और इनको ये दो रेटें लग गई। एक NRO नहीं, आपसे NRO मांग कौन रहा है? उस पार्टी का नाम ले जो NRO आपसे मांग रही है। आपने उल्लू बनाने के लिए एक नारा लगा दूंगा, भाई जिनको NRO देना है वो दे दिया है आपने। इस मुल्क में 10 नाम में बता सकता हूँ, पूरा पाकिस्तान जानता है आपने किस किस को NRO दिया है, किस किस को आपने माफी दी है, किस किस को आपने रियायत दी है। उस बात को छोड़े, वो आप जाने, लेकिन सियासी पार्टियों में से किसी ने भी, कम से कम पीपल्स पार्टी का मुझे पता है, पीपल्स पार्टी को किसी किस्म की NRO की आपकी जरूरत नहीं है। पीपल्स पार्टी आपके जेलों से भी नहीं डरती, पीपल्स पार्टी आपके केसेस भी नहीं डरती, पीपल्स पार्टी मैदान छोड़ के भी नहीं भागेगी।
لیکن بدقسمتی یہ ہے بیوین کی، ہم تعاون کے ساتھ تھے، وہ یہ دور پھینکتے رہے. اور کیسے بچہ کا بیان تھا، یہ ملیں گے نہیں، یہ اعتماد میں نہیں ہے، نون لیگ میں اعتماد نہیں ہے، پیپلز پارٹی میں اعتماد. دیکھو بلانے والوں نے جب بلایا، بلاول صاحب سنجیدہ ہو گئے، بلاول صاحب نے ان کو دعوت دی، سب بلاول صاحب کی دعوت پہ. آپ کی بات بالکل ٹھیک، آپ کی بات بالکل بجا، لیکن بریک پر جانے سے پہلے اگر آپ میرا ایک سپلیمنٹری سوال بیچ میں، ایک سپلیمنٹری کمنٹ لے لیں گے آپ کی اجازت سے سینیٹر صاحب. دیکھیے نا، ابھی میں تو بھول جاتا ہوں. جی دوسری بات انہوں نے کہا ملیں گے نہیں، وہ اتحاد بن گیا ہے. اب جس دن سے اتحاد بن گیا ہے، ان کی جان کی لالے پڑ گئے ہیں. اب لڑانے میں پہلی بات تو یہ ہے، آپ کا جائے کیا؟ پیپلز پارٹی کا فیصلہ پیپلز پارٹی ماضی میں بھی کرتی آئی، اب بھی کوئی پیپلز پارٹی نہیں چھوڑے گی، کوئی پیپلز پارٹی فائدہ نہیں کرے گی. یہ ان کو بھی شیخ صاحب سیاسی مجذوب ہے. ٹھیک، وہ کبھی کسی رخ میں بولتے ہیں، کبھی کسی موڈ میں بولتے ہیں، لیکن جس قسم کا ابھی بولتے ہیں دنیا ہنس رہی ہے. سینیٹر صاحب معذرت کے ساتھ آپ کو انٹرپٹ کر رہی ہوں، مجھے ایک بریک لینی ہے، لیکن بریک کے بعد واپس آپ کی طرف ہی آؤں گی سینیٹر صاحب، اور آپ کی بات مکمل کروں گی. اور جو میں ایک سپلیمنٹری کمنٹ آپ سے کروانا چاہ رہی تھی وہ یہ تھا، وہ سن لیجئے، پھر بریک کے بعد کمنٹ آپ سے اس سے جواب لوں گی کہ آصف علی زرداری صاحب نے تو کہہ دیا کہ جی خواجہ آصف کا جو بیان ہے وہ اپوزیشن میں درار ڈالنے کے مترادف ہے. تو جب یہ بات کی جاتی ہے کہ پیپلز پارٹی، پی ڈی ایم، پی ایم ایل این کے درمیان رنجشیں، کدورتیں ابھی بھی دل میں موجود ہیں، تو کہیں نہ کہیں درست تو ہے. جیسے کا شارٹ بریک، اس کے بعد سینیٹر مولا بخش چانڈیو صاحب سے جواب لیں گے. علی محمد خان صاحب، سہیل وڑائی صاحب، جنرل جہاں صاحب صاحب میرے ساتھ موجود ہیں. جی ویلکم بیک آفٹر دا بریک. سہیل وڑائی صاحب آپ کی طرف میں آؤں گی اور آپ کا انالیسس چاہوں گی پاکستان پیپلز پارٹی کے کردار کے حوالے سے. کیا آپ کو لگتا ہے کہ جو حکومت کا، یا اگر پاکستان تحریک انصاف کا ایک سیاسی ٹیکٹک بھی ہے، تو ایک بڑا اچھا سمارٹ موو ہے ان کی کہ پیپلز پارٹی کو کسی نہ کسی طرح سے سائیڈ پہ کروا لیا جائے پی ڈی ایم میں سے؟ کیا کہتے ہیں آپ سہیل وڑائی صاحب؟ نہیں، ظاہر ہے بظاہر بڑی اچھی ان کی پولیٹیکل موو ہے پی ٹی آئی کی، اور اگر سچ دیکھا جائے تو سب سے زیادہ جو قربانی بھی دینی ہوگی پی ڈی ایم میں وہ پیپلز پارٹی کو دینی ہوگی، کیونکہ سب سے بڑا سٹیک ان کا ہے. نہ جمعیت علماء اسلام کی حکومت ہے کہیں پر، نہ نون لیگ کی حکومت ہے. بالکل ٹھیک. پیپلز پارٹی کی سندھ میں حکومت ہے، اور الٹیمیٹلی اگر ان کو ریزائن دینے پڑے تو ظاہر ہے ان کے لیے بڑی سیکریفائس ہے. آگے کیا ہوگا یہ تو کسی کو پتہ نہیں ہوتا، تو آپ پہلے ایک بہت بڑا رسک لے کے ریزائن کریں گے. لیکن میری رائے میں اس وقت تک جانے تک بہت کچھ طے ہو چکا ہو سکا. یہ تو آخری سٹیج ہوتی ہے جو ریزگنیشن ہوتا ہے. اصل بات یہ ہے کہ پہلے دن ہی جب جو ہے گجرانوالہ کا جلسہ ہوگا، اسی دن طے ہو جائے گا کہ کیا لوگ نکل رہے ہیں، کیا صرف سیاسی کارکن نکلے ہیں یا عوام بھی نکلے ہیں. اور اگر تو عوام بھی نکلے اور واقعی ایک جمع غفیر ہو گیا تو ظاہر ہے اس کا ایک الگ سے تاثر ہوگا. اور اگر صرف ورکر گرفتار ہوئے یا چھوٹا موٹا جلسہ ہو گیا اس کا ایک الگ تاثر ہوگا. تو اس تاثر کے اوپر اگلی سیاست ہوگی. تو میرا یہ خیال ہے کہ چند دن کے بعد سیاسی ماحول بہت گرم ہونے والا ہے، اور مجھے لگتا ہے کہ حکومت اتنا حوصلہ نہیں کرے گی جتنا جنیجو صاحب نے کیا تھا اور بینظیر بھٹو کے جلسے ہونے دیے تھے. اگر ہونے دیا جائے تو میرا بھی خیال کہ یہ حکومت گرا سکتے ہیں جلسے، لیکن اگر نہ ہونے دیا گیا اور واقعی گرفتاریاں ہوئی تو اس کا رد عمل پتہ نہیں کیا ہوگا. کیونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ جب پکڑ دکڑ ہوتی ہے، جب گرفتاریاں ہوتی ہیں، جب تشدد ہوتا ہے تو پھر اس کا جو رد عمل ہے وہ روکنا مشکل ہو جاتا ہے. بالکل ٹھیک ہوئے. سہیل صاحب آپ سمجھتے ہیں کہ جو گجرانوالہ کا 16 اکتوبر کا جلسہ ہے وہ میک اور بریک سچویشن ہوگی؟ اب اگر ریئلسٹکلی انالیسس کیا جائے، آپ کا میں اس پہ ظاہر پوائنٹ آف ویو ضرور چاہوں گی کہ گجرانوالہ تو نون لیگ کا اسٹرانگ ہولڈ ہے، بندے وہاں سے گجرانوالہ سے نون لیگ نکال سکتی ہے، تو وہ ٹیکٹفلی بڑا اچھا انہوں نے گجرانوالہ کا ایک مقام رکھا. مولانا فضل الرحمان کے لوگ جب جمع ہو جائیں گے تو اچھی خاصی تعداد وہاں پہ ہو جائے گی. پاکستان پیپلز پارٹی بھی کہیں نہ کہیں سے اپنے کارکن اکٹھے کر لے گی. تو کیا گجرانوالہ سے اسیسمنٹ کی جا سکتی ہے، کیا اس کو ایک ٹرننگ پوائنٹ واقعی قرار دیا جا سکتا ہے، یا آگے چند جلسے دیکھنے پڑیں گے پھر اس کے بعد بات واضح ہوگی کہ اپوزیشن کہاں کھڑی ہے اور گورنمنٹ کہاں کھڑی ہے؟ فریدہ، میرا خیال ہے کہ اس کا فیصلہ تو مریم نواز کے لاہور سے نکلتے وقت ہی ہو جائے گا. ٹھیک ہے کہ یہ جلسہ کامیاب ہے یا نہیں. گجرانوالہ جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. سوال یہ ہے کہ لاہور میں کتنے لوگ ان کو رخصت کرتے ہیں، اسی سے فیصلہ ہو جائے گا کہ نون لیگ کے ساتھ احتجاجی تحریک میں کتنے لوگ ہیں. گجرانوالہ تو کلیئر ہے کہ اگر وہاں
आज़ादी हुई तो डेफिनेटली अच्छा जलसा हो जाएगा। लेकिन असल बात है कि मरियम के साथ कितने लोग चलते हैं, उनकी रैली में कितने लोग साथ देते हैं, ये फैसला होगा अवामी। जाहिर है कारकुन तो सैकड़ों में ही हो सकते, बिल्कुल ठीक, हजारों में अगर हुए लोग तो डेफिनेटली वो अवाम होंगे। बिल्कुल ठीक, बहुत अच्छी बात आपने की। अली मोहम्मद खान साहब, एक तरफ जहां पीडीएम के जलसे अनाउंस हो चुके हैं, मुल्क में एक सियासी माहौल खूब गर्म हो चुका है, जलसे जुलूस की तैयारी हो चुकी है, गवर्नमेंट को अंडर प्रेशर लाने की बात हो रही है, अवाम के मसाइल की बात हो रही है, वहीं पे एक तरफ बिजली की प्राइस में इजाफा कर दिया जाता है, यूटिलिटी स्टोर्स जो गरीबों के लिए हैं वहां पे कीमतों में इजाफा कर दिया जाता है, पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ने की बात हो जाती है। ऐसे में वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट आई थी कि अगले 2 साल गुर्बत में मजीद इजाफा होगा, शराय तरक्की 0 पॉइंट समथिंग रहेगी। तो आप नहीं समझते कि ये गवर्नमेंट के लिए बड़ा डेंजरस चीजें जा रही हैं? देखिए, मैं एज अ गवर्नमेंट के मिनिस्टर या पीटीआई के एक वर्कर के तौर पे आपको बात करूं तो वो तो सिंपल सी बात है, हम अल्लाह ताला के करम से अवाम की ताकत से आए हैं। और मैं दावे से कह रहा हूँ किसी भी पॉलिटिकल वर्कर के साथ मैं इस पे 3 घंटे बहस कर सकता हूँ कि मुख्तलिफ अवामिल आपके हक में होते हैं तो आप पाकिस्तान में ताकत में आते हैं, लेकिन उसमें सबसे इम्पोर्टेंट अवामी ताकत है। तो मेरा इमरान खान से एज अ पाकिस्तानी गिला ये जरूर हो सकता है कि 2 साल में आपने 73 साल का गन क्यों हिसाब किया, ये क्यों महंगाई हो रही है, क्यों ये मसले अभी पूरी तरह हल नहीं हुए, क्योंकि मेरी एक्सपेक्टेशन होगी एक आदमी से जो मेरी मुल्क का एक बड़ा हीरो रहा है। लेकिन अगर मैं ये देखूं कि मैं मरियम नवाज साहिबा के पीछे खड़ा हो जाऊं या बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के या फजल रहमान साहब के, मैं क्यों खड़ा हो जाऊं? या तो वो एक कंटिन्यूस स्ट्रगल हो ना। लेकिन अली मोहम्मद खान साहब, अगर आप मुझे अगर आप मुझे सवाल करने की इजाजत दें, मेरा सवाल ऑपोजिशन के बारे में नहीं था, मेरा सवाल आपसे था कि अवाम के मसाइल, अवाम के लिए महंगाई, अवाम के लिए तरक्की खुशहाली, ये आपके लिए बड़ा मसला नहीं है क्या? तो मैं उसी सवाल को दोहरा देती हूं कि गवर्नमेंट के लिए बड़ा मसला ऑपोजिशन है या अवाम के लिए महंगाई, अवाम की बेटरमेंट, अवाम की वेलफेयर? इट्स अ $1 मिलियन क्वेश्चन। मैं समझता हूं कि अगर मैं ये कहूं कि अपोजिशन मसला नहीं है, ये गुरूर होगा, इस बात में तकब्बुर होगा, या इस बात में आपको एक तरह की रेकलेसनेस या एक तरह की आपको बेतनाई नजर आएगी। इन पावर यू शुड नॉट लुक फ्लैम्बॉयंट नजर नहीं आनी चाहिए। कोई भी एक बंदे की भी अपोजिशन हो ना, उसको भी आप अहमियत देते हैं, उसके मूव्स पे आप नजर रखते हैं, तो हमारी इन पे नजर बिल्कुल है। आई थिंक आवर बिगेस्ट चैलेंज इज द सिचुएशन व्हिच वाज लेफ्ट टू अस बाय द अपोजिशन पार्टी। मुस्लिम लीग नवाज और पीपल्स पार्टी ने पाकिस्तान की इकोनॉमी के साथ जो किया उसको ठीक करना हमारे लिए इनसे ज्यादा बड़ा चैलेंज है जिसके साथ हम निपट रहे हैं। मैं अगर इस बात से भी इनकार करूं कि महंगाई नहीं है, ये दरोगोई होगी, महंगाई बिल्कुल है, उसको कम करने की कोशिश की जा रही है, कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है, मैक्रो लेवल पे इंडिकेटर्स बेहतरी की तरफ जा रहे हैं, लेकिन ट्रिकल डाउन इफेक्ट होने में वक्त लगेगा। मैं समझता हूँ महंगाई इस वक्त जो है और इन्फ्लेशन जो है, ये चीजें हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज है और इंशाल्लाह इसको हम कवर करेंगे। अब ठीक है, प्रोग्राम में यहाँ एक छोटी सी ब्रेक का वक्त हुआ है, ब्रेक लेते हैं, उसके बाद डिबेट को मजीद आगे बढ़ाएं। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। चल मैं इजाज अवान साहब, यही सवाल मैं आपकी तरफ लेके आऊंगी, गवर्नमेंट के लिए इस वक्त बड़ा मसला क्या है और क्या होना चाहिए? अपोजिशन, उनके जलसे जुलूस, उनका बयानिया, उनके खिलाफ बगावत गद्दारी के मुकदमे, या अवाम के लिए जो महंगाई की सूरत हाल है वो इस वक्त गवर्नमेंट के लिए बड़ा फोकस और बड़ा मसला होना चाहिए? आपको गवर्नमेंट की तरजीहात कैसी लगती हैं और आपको लगता है कि गवर्नमेंट अवाम को रिलीफ देने के लिए कुछ कर भी रही है? थैंक यू गरीदा। मेरे ख्याल में हुकूमत की जो नॉन परफॉर्मेंस है या उनसे जो तवक्कुआत कौम ने वाबस्ता की थी उन पर तो हुकूमत अभी तक पूरी नहीं उतर सकी, और ये भी नहीं लगता कि वो 22 बरस से कोई ऐसी तैयारी करके आए थे, या कम से कम पिछले 2 सालों में बैठकर उन्होंने क्या ऐसा होमवर्क किया हुआ था जिसमें आते ही कोई सॉलिड, पुख्ता और वेल कंसिडर्ड रिफॉर्म्स की सूरत में कोई बात सामने आती। ये लगता है लर्निंग ऑन जॉब की बात हो रही है। तो परफॉर्मेंस उनका एक इशू है, यकीनन कमजोरी नजर आ रही है, और जो महंगाई है वो भी एक रियलिटी है, और आवाम को जिंदगी, उनकी गरीब आदमी की जिंदगी बहुत मुश्किल बन गई है, इसमें कोई दो राय नहीं है। यहाँ पे इनको चाहिए कि लोगों को रिलीफ दें, और कम अज कम जो स्टेपल फूड के 7-8 बेसिक आइटम्स हैं, अगर उन पर ये सब्सिडी देकर एक आम आदमी के चूल्हे को जलता रहने दें तो यकीनन इनके लिए आसानियां पैदा होंगी। रही अपोजिशन तो वो कुछ इसको एक्सप्लॉइट करेगी, और कुछ जो अपनी महरूमियां हैं उनकी वजह से, क्योंकि इक़्तिदार से बाहर बैठना
اور اگلے 3 سال انتظار کرنے کے پیشنس ہماری سیاسی وقار کا اور سیاسی کلچر کا حصہ نہیں رہے، لہذا وہ چاہتے ہیں کہ کچھ نہ کچھ ہو جائے، جلدی سے انتخابات ہو جائیں اور ایک دفعہ قرآن اندازی کر لیں، ہو سکتا ہے برسر اقتدار آ جائیں۔ لیکن یہ بھی انہیں جاننا ہوگا کہ ملک مزید 25 سے 30 ارب روپے کے اخراجات کا متحمل نہیں ہو سکتا کہ کل انتخابات بھی کرائیں اور پھر وہیں کی وہیں رہے بات کہ اب پھر دھاندلی ہو گئی ہے۔ تو جب تک کوئی ریفارمز نہیں ہوتی، نئے انتخابات میں جانا بھی حماقت ہوگی۔ لہذا میں سمجھتا ہوں کہ اپوزیشن اپنا احتجاج پورا کرے گی، حکومت گرانے کی پوزیشن میں وہ نہیں ہے۔ یہ تینوں پارٹیاں بہت لمبا عرصہ ایک ساتھ نہیں چل سکتی، اور بالخصوص پیپلز پارٹی فضل الرحمان کی قیادت میں انٹرنیشنل امیج اپنا کیوں خراب کرے گی، اور کس طریقے سے وہ فضل الرحمان کی قیادت میں احتجاج کے لیے سڑکوں پہ آئے گی۔ اس لیے میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ فضل الرحمان صاحب دونوں کی وقتی ضرورت ہے۔ سر یہ بار بار پاکستان پیپلز پارٹی پر جو ہے نا سافٹ اٹیک، بار بار پیپلز پارٹی پہ سافٹ اٹیک ہے، بڑا ٹیکٹ فلی کہ اس کو کسی نہ کسی طرح پی ڈی ایم سے سائڈ پہ کر دیا جائے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پیپلز پارٹی ایک تو ان کے سٹیکس بہت ہائی ہیں، جیسے سہیل صاحب نے کہا جی بالکل کہ وہ ایک صوبے پر 12 برس سے حکومت کر رہے ہیں، وہ کیسے وہ حکومت چھوڑ دیں گے؟ فضل الرحمان کی خاطر وہ کیسے مستعفی ہو جائیں گے ایک صوبے کی حکومت سے اور پھر نئے انتخابات میں جانے کی کوشش وہ کیوں کریں گے؟ سینٹر مولا بخش میرے ساتھ آ گئے ہیں۔ جنرل صاحب معذرت آپ کو انٹرپٹ کرنے کے لیے، وہ اپنی 14 سیٹوں کو بھی نہیں چھوڑیں گے جو ان کے پاس اس وقت ہیں۔ بالکل ٹھیک، سینٹر مولا بخش میرے ساتھ آ گئے ہیں۔ سینٹر صاحب السلام علیکم، آپ کو آواز آ رہی ہے؟ جی اب آ رہی ہے۔ آپ کی لائن بیچ میں ڈراپ ہو گئی تھی، شاید آپ کہیں ٹریول کر رہے ہیں، تو آپ نے ایک تو جواب اپنا مکمل کرنا تھا، اور میرا کمنٹ آپ نے سن لیا تھا کہ اس وقت پی ڈی ایم کے ساتھ کہیں نہ کہیں آپس میں خاص طور پہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے درمیان دلوں میں رنجشیں تو برقرار ہے، ورنہ آصف زرداری صاحب خواجہ آصف کے بیان پہ وہ رد عمل نہ دیتے، یا خواجہ آصف ٹو دا بگننگ یہ وہ بیان دیتے ہی نہ۔ میں عرض کروں جیسے ان کی پیشن گوئی غلط ثابت ہوئی کہ اپوزیشن ملے گی نہیں، ایسے ہی یہ بھی ان کی انشاءاللہ پیشن گوئی غلط ثابت ہوگی کہ پیپلز پارٹی چلی نہیں اور پیپلز پارٹی بیٹھ گئی۔ یہ بات میں آپ کو بتا دوں، آپ دیکھیں گے یہ اتحاد چلے گا انشاءاللہ، اور یہ اتحاد ان کو مشکل دن دکھائے گا۔ مجھے وڑائی صاحب کے تبصرے پر طاقت نہیں کہ ان پر کوئی رائے دے سکوں، لیکن ایک بات ان کی خدمت میں جو وہ بخوبی جانتے ہیں، سیاسی لوگوں کی چہل پہل، سیاسی لوگوں کی جدوجہد بے نتیجہ نہیں ہو سکتی۔ سندھ میں ایسا ہوا ہے، پاکستان میں ایسا ہوا ہے، ایم آر ڈی کے وقت 2 آدمی ملے، 3 آدمی ملتے تھے، چھٹا ہمارا ہیڈ کوارٹر تھا، 10 آدمی میٹنگ میں جمع، لیکن جب لوگ نکلے آپ نے دیکھا کیا ماحول ہو گیا۔ اب یہ علی محمد خان کا کہنا کیوں نکلیں گے؟ بھائی آپ نے چھوٹے چھوٹے وعدے بھی پورے نہیں کیے، میں بڑے وعدے چھوڑ رہا ہوں۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، ابھی آپ میرے بات پھر بولیں گے، آپ نے ایک قیامت بپا کر دی تھی، پروٹوکول آپ نے کل اعلان کیا ایوان صدر کی گاڑیوں کے لیے، دیکھیں وہ کتنی گاڑیاں ہیں، دیکھیں آپ کے عام وزیر کا کتنا پروٹوکول ہے، دیکھیں سرکاری حلقے کے ایم ایل اے کا کتنا پروٹوکول ہے۔ آپ پروٹوکول کا وعدہ پورا نہیں کر سکے اور وعدے کیا کریں گے؟ اور یہ کہ دھاوا بولنا، ہاں یہ درست ہے، آپ لاڈلے ہیں، دھاوا آپ بول سکتے ہیں، ایوان صدر سے آپ اگلا کر سکتے ہیں، وزیر اعظم ہاؤس سے آپ کر سکتے ہیں، کورٹ ٹی وی پہ آپ اگلا کر سکتے ہیں، دوسری کسی پارٹی کو یہ آپ کا آپ نہیں کرتے، ٹھیک ہے ہم نہیں کرتے۔ آپ سے سوال یہ ہے قوم کا، آپ نے 2 سال پاکستان کے عوام کو کیا دیا ہے؟ آئے جس دن آئے اس دن مہنگائی ہوئی، تیل کی سب کی، آٹے کا مہنگائی ہونا، چینی کا بحران ہونا، آپ نے کیا کیا ہے؟ سوائے مخالفین کے خلاف کیس بنا کے اور گالیاں دینے کے آپ نے کیا کیا ہے؟ این آر او نہیں دیں گے، یہ سوال کا جواب ہے۔ جو پوچھو وہ این آر او، بھائی کون آپ سے این آر او مانگ رہا ہے؟ ٹھیک آپ ایک ناکام حکومت ہے علی محمد خان، آپ نے عوام کو کچھ نہیں دیا، اب آپ یہ اپنے آپ کو تسلی دے رہے ہو یہ نہیں چلیں گے، یہ ٹوٹ جائیں گے، کبھی بھی ٹوٹتے ہیں۔ اپوزیشن کا سیاستدانوں کا چلنا پھرنا بے نتیجہ نہیں ہوتا ہے۔ آپ کسی خواب میں رہے، آپ دیکھیں گے کیا ہوگا۔ سینٹر صاحب آپ کی اسی بات پہ، اس ملک کا ایک مزاج ہے جی، اس ملک میں کچھ قوتیں ہیں، ان کا اپنا رول ہے، میں ان سے انکار نہیں کرتا، میں سینئر سیاسی کارکن ہوں، مجھے پتا ہے، لیکن آپ نے پوری کائنات کو بیدار کر دیا ہے۔ سب لوگ آپ سے ہاتھ نکال کے بیٹھیں گے، بھائی دیکھو ان کو کرتے کیا ہے، آپ اہلیت نہیں ہے، یہ خوش فہمی ہے۔ یہ بس آپ کا ایک اہم سوال ہے کہ پیپلز پارٹی اس اتحاد میں نہیں رہے گی۔ میں آپ کو واضح یقین دہانی کرا رہا ہوں، پیپلز پارٹی اس اتحاد میں رہے گی،
इनका ये पुराना तरीक़ेकार है। और जी मौलाना साहब के साथ है, हम तो पता नहीं किसके साथ बैठे, जिन्होंने भुट्टो की फांसी का मुतालबा किया, हम तो जमहूरियती खातिर उनसे भी बैठे। ये बिलावल साहब की दावत पे आए हैं सबके सब, बिलावल साहब ने ये इत्तेहाद बनाया है, बिलावल साहब इस इत्तेहाद को नहीं छोड़ेंगे, हम इसमें रहेंगे और सरगर्म रहेंगे। ठीक है, प्रोग्राम की बिल्कुल क्लोजिंग की तरफ जा रही हूँ, बट सुहेल बड़ाई साहब आपसे एक लास्ट क्विक कमेंट मैं जरूर लेना चाहूंगी। सेनेटर मौला बख्श कह रहे हैं कि सियासी लोगों की जो जिद्दोजहद है वो बेनतीजा नहीं होती, तो आप क्या समझते हैं कि पीडीएम का मुस्तकबिल क्या होगा? अगर तो तहरीक कामयाब हो गई तो गवर्नमेंट के लिए ज्यादा नुकसान है, लेकिन अगर तहरीक ना कामयाब रही तो फिर अपोजिशन का मुस्तकबिल? सुहेल साहब देखिए, कोई भी तहरीक जो है नाकाम तो नहीं होती। जिस तहरीक को हम नाकाम समझते हैं वो भी असर तो छोड़ती है। फर्ज करें ये तहरीक कामयाब होती है तो कामयाबी का मतलब होगा कि हुकूमत का जाना, बिल्कुल, और अगर ये तहरीक नाकाम होती है तो इसका मतलब होगा हुकूमत में डेंट पड़ेगा। तो मुकम्मल तौर पर नाकामी तो कभी भी अपोजिशन को नहीं होगा। जब जलसे करेंगे तो कारकुन मोटिवेट होंगे, लोग आएंगे, जलसे करेंगे, जेलों में जाएंगे, तो नाकामी तो तहर्रुक में नाकामी नहीं होती, हाँ घर बैठने में नाकामी। ठीक है, अली खान साहब आपका लास्ट कमेंट, क्योंकि सेनेटर मौला बख्श साहब ने काफी सख्त तनकीद की है। लास्ट क्विक कमेंट प्लीज, अली मोहम्मद खान साहब। मेरी दुआ है कि पाकिस्तान में असल जमहूरियत आए और हम एक साफ शफाफ इलेक्शन जो है जिस पे सबको एतमाद हो, वक्त के साथ उस स्टेज तक हम पहुंचे, तब तक हम अपने इलेक्शन कमीशन को मजबूत करें और हम जो है इस पाकिस्तान को सोचें, अपनी अपनी कुर्सियों का नहीं। और काश जिस जमहूरियत की जंग हम लड़ रहे हैं वो जमहूरियत हमारी जमातों में भी आए और हम अपने नवासों और पोतों की उम्र के लोगों के पीछे खड़े ना हो, बल्कि जो हमसे इंटेलेक्चुअली और काबिलियत के लिहाज से आगे हो, सुपीरियर माइंड हो, उसको हम लीडर बनाएं। जब तक हम खानदानी गुलामी से नहीं निकलेंगे, पाकिस्तान में जमहूरियत एक शराब है, एक ख्वाब है। बहुत बहुत शुक्रिया अली मोहम्मद खान साहब, सेनेटर मौला बख्श चांडियो साहब, सुहेल बड़ाई साहब, जर्नल एजाज अवान साहब। ये था आज का प्रोग्राम। आप सब लोगों की शिरकत का बहुत शुक्रिया। अब कमिंग वीक।